ओके बच्चों, तो ठीक है, फिर हम दोबारा शुरू करते हैं। देखो, तो ये हो गया मेरे पास सारे के सारी जो मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशंस बन गई। ये मेरे पास आखिरी वाली दो इक्वेशंस हैं जहां पर हमने पहले वाला लेक्चर जो है वो क्लोज करवाया था कि भी हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे एग्जिस्ट। तो मैक्सवेल ने ये इक्वेशन से मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि मैथमेटिकली तो भैया एग्जिस्ट करती है, एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती वो बात की बात रह जाती है, मैथमेटिकली हमने एग्जिस्ट करवा दिया। इस पूरी चीज को क्रिएट करते हुए वी केम अक्रॉस टू मोर इक्वेशंस एंड दीज आर दीज टू इक्वेशंस। और ये जो दो इक्वेशंस है मेरे पास, ये वाली, ये हैं हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ वेव्स। तो उनके साथ में हमने इनको कंपेयर किया एंड देन वी हैव जम्प्ड टू द कंक्लूजन के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों हमारे पास वेव फॉर्मेशन में जानी चाहिए। यहां से हमने कंक्लूजन बनाकर ये वाली वैल्यू क्रिएट किया। ठीक है, जनरल इक्वेशन जो वेव की होती है वो भी मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं। तो जनरल इक्वेशन ऑफ वेव मेरे पास आता है डेल स्क्वायर, लेट अस से कोई ए फंक्शन है उसकी मैं बना रहा हूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/v² इंटू डेल स्क्वायर ए बाय डेल टी स्क्वायर। तो इस तरह की अगर मेरे पास कोई भी इक्वेशन बनती है तो दैट इज रिगार्डेड एज अ वेव। तो मैक्सवेल ने जब ये दोनों इक्वेशंस बना ली तो ही केम टू द कंक्लूजन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर वेव्स। तो उसने ये वाली इक्वेशन यहाँ पे लिख दी और उसके बीच में ही हमें एक और इक्वेशन मिली थी वो वाली, वो है ये वाली इक्वेशन। ठीक है, और ये इक्वेशन का आगे यूज होगा इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया ये। ठीक है, तो जब यूज करेंगे तब मैं बताऊंगा आपको कि कैसे हमने यूज किया। सो ठीक है, तो हम यहाँ से, अब ये तो हो गया रिवीजन पार्ट, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। तो बच्चों देखो, सबसे पहली बात जो फीचर्स की, तो लेट अस स्टार्ट विद वेलोसिटी ओनली। ठीक है, तो हम ये वाली इक्वेशंस पर ध्यान देंगे। अगर मैं इन इक्वेशंस को इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करूं तो सबसे पहला मेरे पास फीचर आ जाता है ऑन कंपेयरिंग EM wave with general equation of wave we get। तो यहां से मेरे पास बड़ा सिंपल है, इसको और इसको मैंने कंपेयर किया तो मेरे पास यहां से एक कंक्लूजन निकल गया that 1/v² is given by mu0/epsilon0 and so v will be equal to 1/mu0/epsilon0 का स्क्वायर रूट। तो ये हो गया मेरे पास वेलोसिटी and this will be called velocity of waves। तो ये होगी वेलोसिटी ऑफ वेव्स। तो अब ये वेलोसिटी ऑफ वेव कैसे बना, देखो ये जनरल इक्वेशन है, इसमें v क्या आता है, वेलोसिटी ऑफ द वेव होता है। तो उसको मैंने यहाँ से कंपेयर किया एंड आई फाउंड कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्ट करती हैं तो उनकी वेलोसिटी होनी चाहिए 1/√μ0 × अब मैक्सवेल ने इसके अंदर वैल्यूज पुट की, तो अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूं तो व्हाट विल हैपन नाउ, वी नो। ठीक है, अब वैल्यूज कहां से लाएंगे, 1/4πε0, so this will be equal to 9 into 10⁻⁹ and mu0/4π is equal to 10⁻⁻⁷। ठीक है, तो कैन वी कैलकुलेट इट, चलो हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो इसमें से पहले 1/μ0 और ε0 की वैल्यू क्रिएट करते हैं हम यहाँ पे। और यहां से 1/μ0 की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगा, सो दैट विल कम आउट टू बी 1/μ0 इधर 7 ऊपर 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 4π। ठीक है जी, तो अब मैंने क्या कर दिया, नाउ 1/μ0 ε0 will be given by
4 पाई पे से 4 पाई कैंसल एंड आई फाउंड इट टू बी 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 16। 9 और 7 16 हो गया, तो ये वाली वैल्यू आ गई। तो अब मुझे इसका स्क्वायर रूट लेना है। सो वेलोसिटी विल बी गिवन बाय 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर मैंने हाफ ले ली। सो दिस विल कम आउट टू बी, ये क्या आ गया बच्चों, 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से मुझे ये पता चल गया कि वेलोसिटी ऑफ electromagnetic wave will be given by 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। बच्चों क्लियर होगी बात? हाँ भाई, हाँ जी सर। हाँ जी सर। तो अगर मैं इस कंक्लूजन पर आ जाता हूं तो मैक्सवेल ने यहां पर आकर क्या कहा, तो मैक्सवेल ने कहा, अब देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो पहले से ही स्टैब्लिश्ड थी साइंस में, तो वो सबको पता था कि 3 इंटू 10 पावर 8 है। तो जब इसने सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे तो इसने देखा कि अरे यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तो स्पीड 3 इंटू 10 पावर 8 है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट है। तो पॉसिबिलिटी बनती है कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तब तक हमें यह बात नहीं पता थी। 1862 की बात कर रहा हूं। मैक्सवेल इन 1862, 1857 में रानी झांसी से लड़ाई हुई है इंडिया की, ठीक है, इंडिया वालों ने की थी। तो मैक्सवेल इन 1862 reached a conclusion that light should be an electromagnetic wave because the speed of EM wave comes out to be equal to that of light। तो इसने यहां पर कंक्लूजन बना दिया कि hence light is अब आपको 12th तक जो भी क्वेश्चन आएगा कि हाउ मैक्सवेल प्रूव्ड दैट लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो आप वो यहाँ से प्रूव कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, यहाँ तक आप लिख सकते हो। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक सवाल उठता है कि एनीथिंग दैट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन नॉट बी ट्रीटेड एज लाइक लाइट की अगर इतनी स्पीड है तो इट डज नॉट बिकम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट इज पॉसिबल दैट दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स मूविंग एट द सेम स्पीड। तो जरूरी नहीं कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो। लेकिन फर्दर एक्सपेरिमेंट्स ने हमें रिवील किया कि नहीं, लाइट इसके स्पेक्ट्रम के अंदर लाई करती है एंड लाइट इज डेफिनेटली एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो बात अलग हो जाती है, ठीक है ना। तो अब यहां से हमारे पास पहला कंक्लूजन ये आ जाता है कि द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एक्सरेज हो, गामा रेज हो, रेडियो वेव्स हो, बट दे विल बी मूविंग एट द स्पीड ऑफ 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8। बच्चों किसी को कोई डाउट है तो बोल दो। एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो सर ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚ ਕਰਾਤਾ ਸੀ ਨਾ है, हाँ वो फर्स्ट पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। सो यहाँ पर ये थोड़ा एक थोड़ी सी क्लास पीछे चल रही है। तो रिलेशन विद ई एंड बी, ठीक है ना, ये भी मैंने दूसरी क्लास में करवाया हुआ है, तो यहाँ पर हम अब इसको करेंगे। तो रिलेशन इन ई एंड बी कैसे निकलेगा, ये वाले रिलेशन से निकलेगा भाई। तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ कि वी नो whether we know it or not, okay। by del t एंड ई को मैं यहाँ पर फंक्शन लेने वाला हूँ ये वाला, ओमेगा डी माइनस के एक्स, ठीक है। अब देखो, अब ये जो मेरे पास फंक्शन आ गए, अब मैं इनका डिफरेंशिएशन करके सारा रिलेशन फिर से ड्राइव करूंगा। तो मैं अब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, ठीक है।
विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो माइनस के ये और यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो माई इक्वेशन विल बिकम ओमेगा बाय के। तो अब ओमेगा बाय के बेसिकली अगर मैं देखूं तो इनमें मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये आ जाएगी 2 पाई बाय कैपिटल टी और के आ जाएगा मेरे पास 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज कमिंग लैम्डा बाय टी। तो व्हाट इज लैम्डा बाय टी? कंप्लीट वेवलेंथ और कंप्लीट टाइम, इट शुड बी द स्पीड ऑफ वेवलेंथ, स्पीड ऑफ वेव। तो ये मेरे पास आ जाएगा इक्वल टू वी विच इज एक्चुअली इक्वल टू सी, जो मैंने अभी अभी प्रूफ किया कि भी वो सी के ही बराबर आ रहा है। तो ये v इज इक्वल टू सी आ गया। तो यहां से मेरे पास रिलेशन निकलता है ई नॉट बाय बी नॉट इज इक्वल टू सी। ये रिलेशन आ गया बच्चों, देखो देयर शुड बी नो डाउट इन दिस, ठीक है ना, ये रिलेशन आ गया। अब अगर मैं ये जो मेरे पास दो इक्वेशंस बनी हुई हैं इनको मैं डिवाइड कर दूं तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ई बाय बी इज इक्वल टू ई नॉट बाय बी नॉट आ रहा है। तो यहां से मैं एक दूसरा कंक्लूजन भी ड्रॉ कर लेता हूं, ई बाय बी इज इक्वल टू ई नॉट बाय बी नॉट इज इक्वल टू सी, दैट्स इट। So this is also one of the relations which we have, which Maxwell has given to us, और ये सारी थ्योरी मैक्सवेल की बनाई हुई है इन द ईयर 1862। ओके, तो मैक्सवेल ने हमको ये सारी की सारी थ्योरी बनाकर दी थी। तो उसने बोल दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भाई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड पर मूव करेगा और उसकी एक्चुअल में ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो यू कैन सी इट एंड एवरीथिंग। तो यहां तक तो हो गया। चलो जी, तो अब कल मैंने आपको डायग्राम भी बनाकर दिखाया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस प्रकार की दिखेगी, वो एक बार डायग्राम यहाँ पर दोबारा बना देता हूँ। इस तरह से, ठीक है ना। और जो हमारे पास दूसरा आ गया लेटा हुआ कंपोनेंट जाएगा, हो जाएगा ऐसे, ऐसे लेटा हुआ कंपोनेंट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, ये है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट, और ये है मेरे पास द पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर में वाई आती है भाई, ये याद रखना, आई नहीं लिख देना, कहीं सोच लो कि वरुण सर को स्पेलिंग नहीं आते पॉइंटिंग के, ठीक है। और यहां तक हमने पॉइंटिंग वेक्टर कल मैंने करवा दिया था, इसलिए आई एम नॉट गेटिंग इनटू द फार्मूला फॉर पॉइंटिंग वेक्टर। तो ये मेरे पास बन गया। सो नाउ वी वुड बी मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट हेयर। चलो जी, इसके आगे चलते हैं। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट इज एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अब मैं अपने कमरे का एग्जांपल लेता हूं फिर से। मेरे पास यहाँ पर लाइट ही लाइट है और उसमें मेरे पास दो चीजें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरे पास उसमें एनर्जी भी है। ऑब्वियसली मैंने आपको ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में इंडक्टर और कैपेसिटर के वक्त मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द एनर्जी दैट इज सेव्ड इन ए कैपेसिटर, व्हाट इज द एनर्जी दैट इज सेव्ड इन एन इंडक्टर।
और फिर मैंने बताया था कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी सेव्ड पर यूनिट वॉल्यूम, और फिर मैंने बताया था कि व्हाट इज द मैग्नेटिक एनर्जी सेव्ड पर यूनिट वॉल्यूम। सेम टू सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ। तो अब मैं यहाँ पे बोलूंगा कि देखो जी, जो मेरे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो ये इसका डायरेक्ट फार्मूला मुझे गिवन था, हाफ एफ साइन नॉट ई स्क्वायर। और जो मेरे पास जो मैग्नेटिक एनर्जी है, ये भी पर यूनिट वॉल्यूम ही मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर कैपेसिटर वाला फार्मूला तो यूज नहीं ना कर सकते, हाफ सी वी स्क्वायर, उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी लेनी पड़ेगी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के अंदर हो ना हो कहीं और हो, एनर्जी यही रहेगी। और ये इसका फॉर्मूला बनता था बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। तो यहाँ तक तो आपको याद है, और इसका जो यूनिट है वो आएगा आपके पास जाउल पर मीटर क्यूब। देर इज नो डाउट इन इट, और देर इज नो नथिंग न्यू इन दिस। तो यहाँ तक आपने किया हुआ है। तो चलो जी, तो अब हम करेंगे इसकी एनर्जी को टोटल फाइंड करने की कोशिश करेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम ही फाइंड करेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो अब मैंने क्या किया, सबसे पहली बात तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि बिकॉज the electric and magnetic field are varying, we must use एवरेज वैल्यूज। तो अब एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट में मैंने आपको बताया दो तरह की होती हैं, मीन और आरएमएस। यहाँ पर हमें एनर्जी के रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो कौन सी लेंगे, मीन लेंगे कि आरएमएस लेंगे? वी विल चूज आरएमएस वैल्यूज। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास जो इंडक्टर है, या उसमें जब हमने किया था, तो हमने जब हीट आउटपुट देखा था, पावर देखा था, आरएमएस वैल्यू हमने कैसे फाइंड किया था? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी फार्मूले से किया था, ठीक है ना। तो एनर्जी से जब भी रिलेटेड काम होगा तो आरएमएस वैल्यू यूज होगी। तो आरएमएस वैल्यू हम यूज करते हैं। तो यहां से मैं लिख देता हूं, सो ई आर एम एस दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू ई नोट बाय रूट टू, और बी आर एम एस, अब इसको मैं डेराइव नहीं किया, ठीक है ना, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट में वी हैव ऑलरेडी डन इट। इनको मैं सब्स्टिट्यूट करके एवरेज वैल्यू यहाँ पर फाइंड करूंगा। तो मेरे पास आ गया एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट विल बी गिवन बाय हाफ इंटू एफ साइन नॉट। ई की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, ई नॉट बाय रूट टू की स्क्वायर, सो दैट विल कम आउट टू बी 1/4 एफ साइन नॉट ई नॉट स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं एवरेज यू बी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करूं, तो वो आएगा मेरे पास तो इसको बी नॉट कर देंगे, और नीचे रूट टू की स्क्वायर 2 हो जाएगा, सो दैट विल कम आउट टू बी बी नॉट स्क्वायर बाय 4 म्यू नॉट। ये सारे के सारे ही कंक्लूजन्स हैं, और ये सारे के सारे कंक्लूजन्स ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं कह दूं कि बच्चे ये याद करने की जरूरत नहीं है। तो बाद में इसी में कंफ्यूजन हो जाता है कि यार आरएमएस वैल्यू कहाँ ली थी, कहाँ नहीं ली थी, क्या किया था, हमें नहीं आइडिया कुछ भी, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया। तो इसको मैं अभी भी ये लिख सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एफ साइन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर। बेसिकली ये यही चीज है, ठीक है। एवरेज वैल्यू तो मैंने इसको पीक वैल्यू की टर्म्स में लिख दिया, बिकॉज मुझे अब इनकी पीक वैल्यू पता है, तो पीक वैल्यू की टर्म्स में मैं इसको मेंटेन करके रखूंगा। चलो जी, अब ये चीज आ गई। तो इसके बाद अब मैं टोटल एनर्जी अगर मैं फाइंड करूंगा तो दोनों को ऐड करनी पड़ेगी। एनर्जी डेंसिटी लिख रहा हूं अभी भी मैं, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, सो दैट विल बी गिवन बाय
4 mu naught. This will be the total energy density. अब इसके आगे चलते हैं। अब यहाँ पर भी एक कैच है, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज द कैच? अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मुझे तो E और B में एक रिलेशन बताया गया था, E नॉट इज इक्वल टू P नॉट इंटू C, एंड C बताया गया था कि 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर रूट के बराबर होता है। तो चलो अब ये वैल्यूज हम इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, तो लेट अस सी व्हाट विल हैपन। ओके, इस पार्ट को मैं ग्रीन कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर देखते हैं, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है एवरेज, इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आया 1/4 E नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट में P नॉट इंटू C की स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 एप्सिलॉन नॉट C की स्क्वायर। तो C स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट कट जाता है, तो मेरे पास पूरी की पूरी वैल्यू क्या बन गई, तो यहाँ पर अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो एक तो बन गया मेरे पास ये वाली एनर्जी, और एक बन गई मेरे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो क्या ये दोनों सेम नहीं आ रही? सेम आ रही हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि दी एनर्जी डेंसिटी, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड and for magnetic field are equal in magnitude। तो यहां से मैं एक कंक्लूजन को ड्रॉ कर लिया कि दोनों की एनर्जी बिल्कुल सेम है, एवरेज एनर्जी। ओके, एवरेज, वैसे तो टोटल एनर्जी एवरेज की टर्म्स में आएगी, तो एवरेज UE इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू एवरेज UB। लो, एक मेरे पास ये वाला कंक्लूजन बन गया, ठीक है। तो अगर ये बात सही है तो मैं यहाँ पर अब टोटल एनर्जी फाइंड करूंगा, तो भाई दोनों की टर्म्स में क्यों लिख रहे हो आप, एक ही टर्म में लिख दो ना। मैग्नेटिक फील्ड को आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में रिप्लेस कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, सो टोटल एनर्जी डेंसिटी एंड दैट इवन एवरेज। ओके, वेट, मार्कर को क्या हो गया, ओके। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी और वो भी एवरेज में, अच्छा इसको E नहीं लिखूंगा मैं, व्हाई विल आई राइट E? So that will be given by 1/4 हाँ भाई बच्चों, समझ में आ गया। और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में लिख दूंगा, हाँ भाई अब समझ में बताओ मुझे कि समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये एनर्जी वाला टॉपिक खत्म होता है। हाँ भाई बच्चा लोग, यस नो? यस सर। अब इसमें जो ये और लिखा है ना, ये और को मत भूलना, ठीक है ना। कहीं कल जाओ तो तुम ये और भूल जाओ। और मतलब आप कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हो, और टोटल एनर्जी के लिए यूज करना है, ये टोटल एवरेज एनर्जी के लिए। और याद रखना कि इसमें आरएमएस वैल्यू नहीं है, ये पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू। और अगर मैं इसको आरएमएस वैल्यू की टर्म्स में लिखने की कोशिश करूं तो मेरे पास कैसे आएगा, अगर मैं आरएमएस वैल्यू की टर्म्स में लिखता हूं, एफ साइलन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर।
या फिर तो 2 हट जाएगा। तो अगर आप ऐसे लिख दोगे तो भी आपका एनर्जी का फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट बैठ जाएगा। लो जी, यहाँ पर भी एक डब्बा बना देता हूं मैं, पूरा ना मान जाइए बंदा। चलो ठीक है बच्चों, हो गया। तो ये हो गया आपका एनर्जी का, एनर्जी के सारे फॉर्मूले। तो हमें पता चल गया कि ये क्या कितनी एनर्जी लेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर वन पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर अभी भी ये एनर्जी डेंसिटी ही है। तो हर जगह पर आपका जो यूनिट आएगा वो जाउल पर मीटर क्यूब आएगा, इस बात को नहीं भूलना। इट विल ऑलवेज बी जाउल पर मीटर क्यूब टिल नाउ। हो गया। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 4। ये पॉइंट नंबर 3 था ना? यस, पॉइंट नंबर 4। तो अब मेरे पास नया टॉपिक आ रहा है। नाउ दिस न्यू टॉपिक इज एनर्जी इंटेंसिटी। एनर्जी इंटेंसिटी आई यहां पर। अब थोड़ा सा ध्यान से अब देखो, एनर्जी डेंसिटी इंटेंसिटी जो है इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले लिखने वालों में 4 वेव्स, ठीक है ना। हमने पहले वेव्स के लिए ही डिफाइन किया था। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा ना मॉडर्न फिजिक्स का, डुअल नेचर, तो डुअल नेचर में वी आर गोइंग टू डील विद दिस टॉपिक इन वेरी वेरी हाई डिटेल। तो डोंट वरी, सब कुछ बता दिया जाएगा। तो फॉर वेव्स हमारे पास क्या होता है, इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है और डेफिनेशन होती है। तो इंटेंसिटी इज गिवन बाय एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो आप इसको लिख सकते हो कि इट इज डिफाइंड एज एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब अब देखो, अब जो लाइट है, तो लाइट को अब मैंने आपको क्लियर कर दिया कि लाइट इज ए वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वेव के पास एनर्जी होती है। तो एनर्जी का हमने फार्मूला भी कर लिया। अब लाइट आगे मेरे ऊपर गिर रही है, तो उसका मतलब तो ये हो गया ना कि मैं एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। लाइट मेरे ऊपर आगे गिर रही है और मैं एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। तो वो जो एनर्जी मेरे पास ऊपर गिर रही है उसके लिए हमने एक नया स्टैंडर्ड बना लिया, दैट इज इंटेंसिटी। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यूनिट क्या होंगे, जाउल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो वो हमारे पास आ जाएगा भी 1 सेकंड में मेरे ऊपर कितनी एनर्जी गिरी, दैट विल बी रिगार्डेड एज इंटेंसिटी। तो एनर्जी के फार्मूले तो अब आपने सारे के सारे ड्राइव कर ही लिए हैं, लेकिन वो सारे के सारे पर यूनिट वॉल्यूम है। अब मेरे पास यहाँ पर एनर्जी है, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है। तो इसको मुझे एनर्जी पहले मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। एनर्जी जाउल में लेकर जाने के लिए एक सर्टेन वॉल्यूम मुझे लेना पड़ेगा, और वो वॉल्यूम की टर्म्स में ही मुझे यहाँ पर वैल्यू डालनी पड़ेगी, अदरवाइज कोई बात नहीं बन पाएगी। तो अब मैं क्या करूंगा देखते हैं। अब मैंने सोच लिया कि लेट अस से मेरे पास कोई एक सरफेस है। अब इस सरफेस के ऊपर लाइट गिर रही है, ठीक है। और जो लाइट यहां से मतलब जो पास हो रही है लाइट ऐसे, इसके ऊपर लाइट आ रही है, और हम ये कंडीशन बनाकर चलेंगे कि नॉर्मल इंसिडेंस है, कोई भी लॉसेस नहीं है, कॉस थीटा साइन थीटा हमें कोई कंपोनेंट नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, इसके ऊपर गिर रही है एनर्जी। तो अगर ये एनर्जी इसके ऊपर गिर रही है तो मैंने टी टाइम के लिए नोट करा कि कितनी एनर्जी गिरी। तो सोच के देखते हैं कि जैसे ऐसे करके लाइट गिरी और लाइट यहाँ से टी टाइम स्टार्ट हुआ और टी टाइम में लाइट यहाँ तक चली गई, ठीक है। तो लाइट आगे निकल गई है, और आगे कितनी निकल गई, आगे निकल गई यहाँ तक। तो यहां तक ये लाइट चली गई है। मेरी बात समझ गए बच्चे? ये तो मेरे पास हो गया क्रॉस सेक्शन, जो मेन क्रॉस सेक्शन है, ये है पॉइंट जहां पर मेरे पास लाइट गिर रही है। लेकिन जैसे जैसे इसके ऊपर लाइट गिरी आके, मैंने यहाँ से देखा कि टी टाइम में कितना क्रॉस किया, टी टाइम में इतनी लाइट क्रॉस की। तो मैंने आपसे पूछा कि कितना वॉल्यूम ऑफ द लाइट जो इसके ऊपर गिरा, तो आप कहोगे कि सर ये वाला वॉल्यूम गिरा। तो मुझे पता चलेगा कि टी टाइम में इतनी इतनी लाइट थी जो इस एरिया के ऊपर गिर रही थी। एरिया कितना था, एरिया ए था, टी टाइम था। तो मैं ये कह सकता हूं कि व्हाट इज दिस डिस्टेंस। तो ये वाला जो डिस्टेंस हो गया ऑब्वियसली ये सी टी हो जाएगा, क्योंकि स्पीड ऑफ द लाइट इज सी एंड टी इज द टाइम टेकन।
तो ये डिस्टेंस हो गया मेरे पास ct। तो मैं यहाँ से वॉल्यूम फाइंड कर सकता हूँ कि भाई कितना वॉल्यूम था, वो वॉल्यूम जिसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसके ऊपर आकर गिरी और इसके ऊपर जाकर एब्जॉर्ब हो गई, तो वो कितनी थी एनर्जी, मुझे यहाँ से पता चल गई। तो ये मैं अब फाइंड करता हूँ। सुनो, इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू एनर्जी। अब मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी टर्म्स में लेने वाला हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में ले रहा हूँ और पीक वैल्यू ले रहा हूँ। आरएमएस वैल्यू भी ली जा सकती है, बट आई एम टेकिंग पीक वैल्यू। किसी बुक में आरएमएस लिया, किसी में पीक लिया, किसी में कुछ, हमें फर्क नहीं पड़ता, आप जो कुछ मर्जी ले लो। हाफ एफ साइन नॉट ई नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है सिलेंडर का, एरिया इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां से 80 तो मेरा कैंसिल हो गया, तो बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला मेरे पास बन गया, half f sin naught e naught square into c. So this is my formula for intensity. हो गया बच्चों, वेरी सिंपल, इंटेंसिटी बन गया। तो ये आपके पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो एक और टॉपिक खत्म हो गया हमारा। हाँ भाई बच्चे, किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लो। छोटे छोटे एक दो टॉपिक और हैं, वो बस मैं अभी अभी आपको करवा दूंगा, एंड आफ्टरवर्ड्स हमारा टेक्निकल पार्ट खत्म हो जाएगा। आपके लिए एक क्लास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की और होगी, ठीक है, और उसके बाद फिर आपका टेस्ट होगा। चलो भाई, अगर आपको डाउट नहीं है तो वी आर मूविंग नेक्स्ट। अब आ गया मोमेंटम। अब भाई देखो, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, चलो मान ली आपकी बात, उसके पास एनर्जी है, चलो ये भी बात मान ली, कर ली, चलो ये भी बात मान ली। तो भाई अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो क्या इसका कोई मोमेंटम भी होगा? मोमेंटम किस चीज का होता है? P इज इक्वल टू एम इंटू वी। लीनियर मोमेंटम जो हमने 11th में किया था, न्यूटन का दिया हुआ, न्यूटोनियन फिजिक्स, इतनी पुरानी 1675 की बात करने लग गया हूं मैं, और अभी अभी कितनी की बात कर रहा था, 1862 की, 200 साल पुरानी बात कर रहा हूं। तो P इज इक्वल टू एम वी में चले गया। तो P इज इक्वल टू एम वी तो तभी एग्जिस्ट करेगा ना जब मास एग्जिस्ट करेगा, और मास तभी एग्जिस्ट करेगा अगर वहां पर कोई ना कोई बॉडी होगी। लेकिन अगर आपकी लाइट एक वेव है तो बॉडी कहां से आ जाएगी? और अगर वो बॉडी नहीं तो वो सिर्फ एक एनर्जी है, तो एनर्जी के पास मोमेंटम कहां से आ जाएगा? तो देयर शुड बी नो मोमेंटम। तो मैं सबसे पहले यहां पर लिखता हूं कि इफ electromagnetic wave treated as a wave, there's no question about the momentum। मोमेंटम ऑफ वेव का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन what happened in 1898, Planck gave a theory, ठीक है, that electromagnetic waves travel in the form of एनर्जी पैकेट्स। अब यहां तक तो ये चीज तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो एनर्जी पैकेट में इसने कन्वर्ट कर दिया, एंड द एनर्जी ऑफ वन फोटोन वाज गिवन बाय एच न्यू। लेकिन अब मैं यहां पर आपको ध्यान देना चाहता हूं, आपको इस बात पे कि ये एनर्जी ऑफ फोटोन आ गया, लेकिन जब मैं यहां पर एनर्जी इंटेंसिटी फाइंड कर रहा था, यहां पर फाइंड कर रहा था एनर्जी, तो एट दैट टाइम आई वाज ट्रीटिंग इट लाइक ए वेव। मैंने फोटोन की बात नहीं की, मैंने यहाँ एनर्जी की फॉर्म में एच न्यू फार्मूला नहीं पुट किया, मैंने वहां पर क्या पुट किया, हाफ एफ साइन नॉट ई नॉट स्क्वायर। एच न्यू क्यों नहीं पुट कर दिया? क्योंकि एच न्यू तो अभी तक फार्मूला इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ ना, ये तो इंट्रोड्यूस ही बाद में हुआ, 20-25 साल बाद आया फार्मूला। तो ये वाले फार्मूले तो पहले ही आ गए, लेकिन ये जो फार्मूला आया, ये हमारे पास फार्मूला लेट आया, P इज इक्वल टू एच न्यू।
तो यहां से इसकी थोड़ी तोड़ मरोड़ करनी पड़ेगी, मुरम्मत करनी पड़ेगी, वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में करके बताऊंगा। तो यहां से मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाता है मोमेंटम। अब क्योंकि मुझे ये पता चल गया फोटोन, फोटोन इज ए पार्टिकल, पार्टिकल हैज अ मास। फोटोन हैज मास। अगर मास है तो मोमेंटम भी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1898 के बाद हमें ये कंफर्म था कि अगर मैं किसी बल्ब के आगे खड़ा रहूंगा, बल्ब बहुत ज्यादा इंटेंसिटी वाला है, तो उसका ये भी हो सकता है कि मुझे धक्का लगेगा, वो इतनी जोर से लाइट लगाए कि मुझे मुझे ऐसे लगे कि अरे यार बंद करो इसको, हवा बंद कर दो। जैसे हवा आपकी तरफ आती है और मॉलिक्यूल आपसे टकराते हैं, तो फोटोन आपसे टकराने लगेंगे एंड इट विल क्रिएट इंजरी टू यू। तो मोमेंटम होगा एक तरह, जैसे किसी ने पत्थर फेंका हो आपकी तरफ, आपको जो पत्थर लगेगा, चोट लगेगी, उस तरह की चोट लगेगी। वो बात अलग है कि फोटोन इज ए वेरी छोटा पत्थर, तो आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पत्थर तो लगा ना। तो उस तरीके से आपको लगने लगा। तो हमने एक फॉर्मूला बना लिया यहाँ पे मोमेंटम का, एंड दिस फॉर्मूला वाज E/c। एंड दिस, इसके ऊपर कंडीशन है कि 100% एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, मतलब कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। मतलब वो पार्टिकल बनकर आया, मतलब एक फोटोन आया, फोटोन है, तो फोटोन को मैंने एक पार्टिकल के रूप में समझ लिया। अब ये फोटोन गया और किसी जगह पर जाकर उसने हिट किया। अब मान लेते हैं कि वो इस दीवार पे जाकर हिट हुआ। अब अगर मैं न्यूटन की बात करूं तो वो कहेगा कि भाई मुझे बताओ कि कोलिजन कौन सा है, इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है। 11th में हमने पढ़ा था। तो मैं इस चीज को परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन मानकर चलूंगा। तो फोटोन यहां पर टकराया, और टकराते ही इसने, ये गायब हो गया और सारी की सारी ही एनर्जी जो थी वो एब्जॉर्ब हो गई। 100% यहां पर एब्जॉर्ब हो गया। मतलब कुछ चीज रिफ्लेक्ट ही नहीं हुई। मैंने लाइट मारी शीशे के ऊपर और वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुई। ये केस है। अगर ये केस है परफेक्टली इन इलास्टिक का, तो मेरे पास ये E/c आएगा। अदरवाइज अगर मैं बोल दूं कि भाई नहीं नहीं, ये 100% इलास्टिक है, तो ऑब्वियसली माइनस होगा तो वो डबल हो जाएगा। तो इसको मैं बोल दूंगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मतलब 100% रिफ्लेक्टेड। तो अगर ये 100% रिफ्लेक्ट हुआ, तो आपके पास जो मोमेंटम आएगा वो बनेगा P = 2E/c। तो अब आपका जो भी क्वेश्चन होगा, आपको देखना पड़ेगा कि भाई मैं E/c फार्मूला लगाऊंगा कि 2E/c फार्मूला लगाऊंगा। दोनों फार्मूलाज आपके लिए बिल्कुल करेक्ट है, इस बात को आपने याद रखना है। मेजरली हमारा ये वाला फार्मूला ज्यादा यूज होता है, क्योंकि फोटोन की प्रॉपर्टी होती है कि जब फोटोन किसी चीज पे टकराता है तो वो 100% एब्जॉर्ब होता है। ठीक है। बड़े कम केसेस होते हैं जिसमें थोड़ा मोटा रिफ्लेक्ट होते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट होता है जिसमें रिफ्लेक्ट होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है जिसमें 100% एब्जॉर्ब होता है। ये दो एग्जांपल्स हैं। ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और यहाँ पर आएगा, तो कॉम्पटन इफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ नाम नाम ही हमारे सिलेबस में है, वो मैंने आपको बता दिया। डन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में किया जाएगा, डुअल नेचर में। तो मोमेंटम का फॉर्मूला बन गया मेरे पास बेटा, P = E/c। बस इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं करना है, दैट्स इट, इट विल बी E/c। तो इसके बाद एक पॉइंट मेरा अभी और रहता है, किसी को कहीं जाना तो नहीं है? हाँ भाई, जाना तो नहीं है? हाँ सर।
प्रेशर ऑफ रेडिएशन, तो इसको बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर। तो अब तो आप जितना मर्जी इसको घसीटते रहो। अब आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक पार्टिकल में कन्वर्ट करके न्यूटोनियन फिजिक्स जो हम पुराने जमाने में करते थे, वो न्यूटोनियन फिजिक्स का दोबारा से किताब खोल दी। अब तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और ये वो सारा कुछ ही न्यूटन का पूरा बैग खुल गया। तो उसके अंदर जितने भी किताबों की जितने भी फार्मूले थे वो सारे मक्खियों की तरह आप लोगों के ऊपर आ गए। तो उसमें से एक मक्खी का नाम है प्रेशर। तो जब आपने मोमेंटम कर लिया तो मोमेंटम से फोर्स आएगी, फोर्स आएगी तो प्रेशर भी आएगा। अब मान के चलते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक छोटा सा लेट अस एक शीशा टाइप है, ठीक है ना। तो अब मैंने यहाँ से एक फोटोन थ्रो किया, ठीक है, और जब ये फोटोन यहाँ पर आकर लगा और मान लेते हैं कि फोटोन 100% एब्जॉर्ब हुआ, 100% एब्जॉर्ब हो गया, तो इस शीशे को कोई धक्का लगेगा कि नहीं लगेगा भाई? अगर मान लो मैं इस शीशे को मैंने यहाँ पे ऐसे बांध रखा था कहीं, ठीक है, तो जब यहाँ पर ये टक्कर होएगी तो क्या ये पेंडुलम की तरह पीछे नहीं जाएगा? क्यों? क्योंकि इसको फोर्स लग गई है। हाँ भाई बच्चा लोग, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने सिर्फ लाइट मारी, एक शीशा रखा, लाइट मारी, तो उसको धक्का भी तो लगेगा। माइक्रोस्कोपिक लेवल की अगर बात की जाए तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, धक्का लगेगा, तो लेकिन कितना लगेगा अब देखते हैं। तो प्रेशर मैं यहाँ से, तो प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स को मैं डिफाइन करता हूँ dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और एरिया से मैं डिवाइड कर दूंगा। तो मोमेंटम का फार्मूला मेरे पास क्या है? वो है E बाय सी। अब मैं 100% एब्जॉर्ब ले रहा हूं तो E बाय सी, तो E बाय सी आ गया मेरे पास। तो यहां पर मेरे पास बनेगा 1 बाय ए E बाय सी, तो C को भी मैं बाहर ले लेता हूं, रह गया E, इसकी वैल्यू मैं पुट करता हूं। तो एनर्जी की वैल्यू क्या थी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ठीक है, सही कर रहा हूं क्या? हाँ, आप ऐसा कर लो, कहाँ गलती कर दी फिर से? प्रेशर, मोमेंटम, मोमेंटम लिख लो ई बाय से, ये ई आ गया। यहाँ पे एनर्जी लिखनी थी विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पर मैं क्या गलती कर रहा हूँ? इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो ये तो मेरी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, बिल्कुल सही, मैंने यूनिट्स के बारे में सोचा अब कि मेरा जो एनर्जी का यूनिट है वो कहाँ पे गड़बड़ है, तो वॉल्यूम भी लेना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ले लेते हैं, एरिया इंटू सी इंटू टी, जो भी आपका पहले हमने इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला किया था बिल्कुल वैसा ही। तो अब देखते हैं इसमें से क्या आएगा। देखो अब dt से dt कट गया, ac से ac कट गया और t हट गया, तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया बिल्कुल सेम, हाफ इंटू एफ साइन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ये बन गया प्रेशर। तो ये तो बिल्कुल एनर्जी वाला ही बन गया मेरे पास। ये क्या है? ये टोटल एनर्जी है, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी, ये तो वही वाला फार्मूला बन गया। लेकिन अब इसके यूनिट्स क्या आ जाएंगे मेरे पास? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा, पहली बात। दूसरी चीज, मैं ये वाला फार्मूला नहीं रखूंगा, ये वाला फार्मूला मेरा मैं यहां से कन्वर्ट कर देता हूँ, हाफ एफ साइन नॉट ई नॉट स्क्वायर कैन बी रिटन एज आई बाय सी। तो ये मेरे पास बन गया
हाँ भाई बच्चों, समझ में आ गया? रेडिएशन प्रेशर 100% एब्जॉर्प्शन। अगर 100% एब्जॉर्ब नहीं किया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस। तो ट्वाइस ऑफ आई बाई सी आ जाएगा मेरे पास। ये कैसे आएगा? परफेक्टली 100% रिफ्लेक्शन। हाँ भी बच्चों, हो गया? एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है तो पूछ दो भाई, सो मत जाना। दिस विल बी द लास्ट पार्ट नाउ, कम ऑन। नहीं सर। चलो समझ में आ गया ना सारा? सो दिस इज द लास्ट पार्ट फॉर टुडे। तो ये था हमारे पास सारे का सारा टेक्निकल पार्ट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया कि भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में हमने डिस्कस किया कि मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट की थ्योरी दी। एम्पियर सर्किटल लॉ को सही करते ही उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी क्रिएट कर दी, जो कि हमने क्लास नंबर 2 में कर ली। टुडे इज क्लास नंबर 3 कि जब आपकी वेव बनी गई है तो भैया वेव के बारे में फीचर्स भी पढ़ ही लेते हैं। तो उसके सारे फीचर्स हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं और ये सारी की सारी चीज हमने यहाँ पर लिखवा दी। इट्स नॉट डिफिकल्ट थिंग, इट्स अ वेरी इजी। इट इज a little bit lengthy but it's not difficult at all। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर का सिर्फ अभी एक ही क्लास बचती है और वो है हमारी कल वाली। वेट ए मिनट, मैं रिकॉर्डिंग इसकी क्लोज कर दूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ।